हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर इग्नू के बीसीए कोर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहता हूं। इसी सीरीज में मैं जून 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। आज मैं सब्जेक्ट कोड MCS 023 जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। ये पहला पार्ट है वीडियो का। इसमें मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। कल या परसों एक दो दिन में मैं अगला पार्ट भी रिलीज कर दूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डालता रहता हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट होगा मेरे चैनल पे वो मैं इसी चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो। तो जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, वो सारा ही सॉल्व करना होता है। 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चंस थे, ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइल बेस्ड और डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो फाइल बेस्ड और डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं, मेरा यार ऑलरेडी इस कोर्स की सीरीज बनी पड़ी है, तो उसमें ये डिफरेंस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इस पर, ठीक है ना। जो नई चीज़ें होंगी उसी पे फोकस करूंगा। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए, फाइल बेस्ड अप्रोच क्या है, कहता है जो भी आपका डेटा होगा ना वो आपका टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में रखा जाएगा। टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना, जिसमें आप डेटा रखोगे, ठीक है ना। अब वो टेक्स्ट फाइल आपकी एक्सेल भी हो सकती है या आपकी वर्ड फाइल भी हो सकती है, ठीक है ना। ये फाइल बेस्ड अप्रोच थी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली वाज फाइल बेस्ड अप्रोच। फाइल बेस्ड अप्रोच की कई कमियां थी, उस कमियों को दूर करते हुए हमने क्या अप्रोच यूज किया, डेटाबेस अप्रोच, जिसमें हम एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स को रखता है, तो ये डेटाबेस अप्रोच है। डॉक्टर EF कोड थे जिन्होंने 1972 में इस कंसेप्ट के बारे में बताया था और इसी के बेस पे हमारा डेटाबेस अप्रोच चलता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, कहता है यहाँ पे है डाटा स्टोर्ड सेंट्रली इन द डाटाबेस। ओके, ये गलत आ गया है यहाँ पे आना चाहिए है डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस इन डिफरेंट फाइल्स एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज आइज सिस्टम्स, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये पॉइंट गलत है, जरा ध्यान रखना। यहाँ पे आप लिख देना कि सुटेबल फॉर स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स है एंड डेटा इज स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, सेंट्रली नहीं होता। डेटाबेस में सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रली प्लेस है सारा डाटा, सारे टेबल्स, सारा कुछ एक ही जगह पे है, तो ये सेंट्रलाइज हो जाता है। इसको देखो चलाना और मेंटेन करना आसान है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता। फाइल बेस से थोड़ी कंप्लेक्स टेक्निक है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव है। स्केलिंग, स्केलिंग मतलब बढ़ाना पड़ जाए। आज आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास एक ही यूनिट है काम करने को। 5 साल बाद आपके पास 500 एम्प्लॉयज़ हो गए और 3 यूनिट हो गए काम करने वाले। तो इतना अपडेट, इतना स्केल जो बड़ा है आपका काम, उसको मैनेज करना फाइल्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा। DBMS में आसान होता है। इसमें फाइलें कम होती हैं, इसमें ज़्यादा फाइलें होती हैं, टेबल्स ज़्यादा बनते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। ये टेबल की फॉर्म में डाटा रखता है, ये फाइल की फॉर्म में डाटा रखता है। ये किसी एक यूज़र के लिए होता है, जैसे कि इंडिविजुअल ओनर्स जो होते हैं, जो सिंगल यूजर्स होते हैं, वो आप फाइल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कंपनीज मल्टीपल यूजर्स हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस अप्रोच को फॉलो करोगे। इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसकी सिक्योरिटी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, रिडंडेंसी है, डाटा एक से दो ज़्यादा जगहों पे पड़ा हो सकता है। डेटा इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं कर रहा होता डेटा 2-3 लोकेशंस का, और अलग अलग पड़ा होता है, आइसोलेटेड है। इसमें ना रिडंडेंसी होती है, ना इनकंसिस्टेंसी होती है, और डेटा भी शेयर्ड होता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था, फाइल बेस्ड और डेटाबेस अप्रोच का। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था व्हाई इज डेटा रेप्लिकेशन यूजफुल इन DDBMS। DDBMS है क्या, उसमें डेटा रेप्लिकेशन क्या होती है, और 2 रेप्लिकेशंस का एक्सप्लेनेशन पूछा था उसने। पहले DDBMS समझते हैं। DDBMS क्या है, देखो, कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज का डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक पे 1 मिलियन यूजर्स हैं, बिलियन यूजर्स हैं जो फेसबुक का डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो फेसबुक का डाटा एक जगह नहीं रखा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, जैसे एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन ये हो गई,
एक लोकेशन ये हो गई। सारा डाटा एक जगह रखने की बजाय डाटा के छोटे छोटे पार्ट्स, एक डेटाबेस ये रहा, एक डेटाबेस ये रहा, और एक डेटाबेस ये रहा, हर एक के साथ एक ना एक डेटाबेस बना के लगा देगा, और ये सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। इनको मैनेज करने के लिए एक इनका सर्वर होगा, ठीक है ना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट लोकेशंस एंड ऑल दीज लोकेशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क और सर्वर। तो उसकी मदद से जोड़ा होता है। तो ये डीडीबीएमएस का डेफिनेशन है। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डीडीबीएमएस का, कि इट इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम दैट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स डेटाबेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हुए डाटा को कोऑर्डिनेट करने का काम डीडीबीएमएस करता है। डेटा इन डीडीबीएमएस, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे डाटा पड़ा है। एंड दीज नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अब इसमें एक टर्म आई थी डेटा रेप्लिकेशन। वो कहता है डेटा रेप्लिकेशन क्या है वो बताओ मुझे। अब डेटा रेप्लिकेशन क्या है, देखो ये आपका मास्टर डेटाबेस है, आपने एक डेटाबेस रखा हुआ है, बाई चांस ये डेटाबेस क्रैश कर गया, तो डेटाबेस लॉस्ट हो गया, तो डेटाबेस हैक हो गया, तो इसका एक बैकअप रखा जाता है। बैकअप को ही हम रेप्लिका बोलते हैं। रेप्लिका का सीधा मतलब है कॉपी। रेप्लिका मीन्स कॉपी। इन केस आपका ये डेटाबेस क्रैश कर जाए या अनअवेलेबल हो तो आपका बैकअप डेटाबेस चलता रहता होता है। तो जब आप डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे मूव करते हो ना, तो थोड़ी सी रेप्लिकेशन भी कर देते हो। रेप्लिकेशन मीन्स मल्टीपल लोकेशन पे डेटा रख सकते हो आप। तो ये मैंने एक रेप्लिकेशन का ही डायग्राम बनाया है। क्लाइंट सिस्टम, ऑनलाइन कोई क्लाइंट है जो आपके टेबल को असेस करना चाहता है, तो रिमोट असेस के थ्रू असेस करेगा। और ये मास्टर टेबल का डाटा कहाँ से आएगा, इस मास्टर डेटाबेस से आएगा। ये मास्टर डेटाबेस का एक बैकअप बना होगा जिसको आप डेटाबेस का रेप्लिका कह सकते हो, और इनको मैनेज करने के लिए आपका जो सर्वर है या नेटवर्क है वो उनको मैनेज कर रहा होगा। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ डेटा एट मल्टीपल लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे, जो अलग अलग लोकेशंस हैं, इन सब पे जब डेटाबेस रखा जाता है तो इन डेटाबेस की कॉपीज भी बना के रखी जाती है। डाटा रेप्लिकेशन यूजफुल है, क्यों? इससे सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब इन केस कोई फॉल्ट आ गया, डेटा क्रैश कर गया, डेटाबेस चल नहीं रहा है, तो उसमें वो हेल्प कर देगा। अवेलेबिलिटी के भी चांसेस कम है, किसी वजह से यहाँ पे लोड बढ़ गया है तो आप रेप्लिका पे लोड ट्रांसफर कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बनी रहेगी। ये डाटा रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है। डीडीबीएमएस क्या है ये एक्सप्लेन किया है हमने। अब डाटा रेप्लिकेशन के फायदे क्या हैं, तो थोड़ा डिटेल में, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा भैया पहली चीज तो, ठीक है ना। रेप्लिकेटिंग डेटा एट मल्टीपल नोड्स अलाउ फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली। पैरेलल मतलब साथ साथ, एक जगह 100 अपडेट चल रहे हैं और एक जगह 100 डिलीट चलने लग गए, इस तरीके से। फास्टर एक्सेस टू डेटा, डाटा को जल्दी एक्सेस कर पाओगे। यूजर कैन एक्सेस डेटा लोकली। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि इंडिया की एक कोई प्रोफाइल है फेसबुक की, तो 10 में से 9 बार वो क्या करेगी, इंडियन प्रोफाइल को ही सर्च मारेगी ना। तो इसके लिए इंडिया का डेटाबेस अलग बना हुआ है, वहां से डेटाबेस रिकवर किया जा सकता है, लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इंडिया की ही प्रोफाइल लो, मान लो वो एक यूएसए के बंदे की प्रोफाइल मांग रहा है तो उसका अलग डेटाबेस है, ऐसे में वो कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन 90% तो जो क्वेरी होगी वो इंडियन डेटाबेस की ही होगी ना, तो इसको लोकली बोल दिया। तो लोकल एरिया इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेटेंसी मतलब डेटा लेके आने का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, डाटा फैच करना आसान हो जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस मैं बता चुका हूं कि नोड फेल हो जाता है तो भाई कॉपी बचा लेती है आपको। अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मल्टीपल कॉपीज पड़ी हुई हैं, अगर एक कॉपी नहीं चल रही है तो आप दूसरे से डाटा ले सकते हो। लोड बैलेंसिंग, अब कई बार क्या होता है, सपोज एक एरिया का डाटा ज़्यादा चल रहा है और दूसरे एरिया का डाटा कम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लोड ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये लोड बैलेंसिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये थे आपके डेटा रेप्लिकेशन के बेनिफिट्स। अब आ गया कंप्लीट रेप्लिकेशन। एज द नेम सजेस्ट, कंप्लीट मतलब सारी की सारी कॉपी। अगर 1 लाख फेसबुक यूजर्स के प्रोफाइल है तुम्हारे पास, तो उन 1 लाख बंदों की कॉपी बना के रखोगे तुम, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रेप्लिकेशन, ठीक है। कंप्लीट रेप्लिकेशन में हर एक नोड पे फुल कॉपी पड़ी होती है, पूरी की पूरी, ऑल नोड्स है फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस, ठीक है ना। कोई भी नोड सारा काम कर सकती है। तो अब जो इंडिया का डेटाबेस था ना, वो इंडिया का डेटाबेस नहीं होगा। फेसबुक का डेटाबेस इंडिया में भी पड़ा है, फेसबुक का डेटाबेस अब मान लो यूएसए में भी पड़ा है, ये भी सारा काम कर सकता है, ये भी सारा काम कर सकता है, तो ये कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाएगी। इससे क्या होता है, आपकी फॉल्ट टॉलरेंस अच्छी हो जाएगी,
अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, और ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा इनको मैनेज करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे अगर एक ही जगह पे इतना डाटा रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद यही था ना कि भाई लोड कम हो जाए। अगर तुम पूरी कॉपी कर दोगे तो फिर लोड की दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दूसरा है सिलेक्टिव रेप्लिकेशन। कहता भाई सारे की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, मेन मेन की कॉपी बना लो। ये होता है सिलेक्टिव रेप्लिकेशन। ओनली ए सबसेट ऑफ डेटा इज रेप्लिकेटेड एट ईच नोड। कुछ पार्ट ही रखा जाएगा। नोड कंटेन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डेटाबेस रेलिवेंट टू देयर लोकल ऑपरेशंस। अब वही बात, इंडिया का जो सर्वर है वो इंडिया के ही फेसबुक डेटा का रिकॉर्ड रखेगा जो उसके रेलिवेंट है, ठीक है ना। इससे स्टोरेज की जरूरत कम पड़ गई, अपडेट ओवरहेड कम पड़ गया, लेकिन इसकी प्लानिंग करनी बहुत थोड़ा ध्यान से प्लान करना पड़ता है, ठीक है ना। सिलेक्टिव एप्लीकेशन इज ऑफन यूज्ड व्हेन सर्टेन डेटा इज मोर फ्रिक्वेंटली असेस्ड और अपडेटेड। वही चीज, अगर इंडियन प्रोफाइल मोस्टली इंडियन डेटा को ही असेस कर रही है तो उसके लिए आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन टेक्निक को फॉलो करो। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। रेप्लिकेशन क्या होती है, सिलेक्टिव और कंप्लीट का एक्सप्लेनेशन। अगली चीज है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो लॉस्ट अपडेट क्या है? एक टर्म होती है कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी का मतलब क्या होता है? कॉनकरेंट, साथ साथ साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस को चलाना, इसको कॉनकरेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में आपके $2000 पड़े हुए हैं। आपने एक ट्रांजैक्शन चलाई किसी टाइम पे और आपने क्या किया, इसके अंदर $200 डाल दिए, और तो टोटल कितना हो गया, 2200। इसको एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सेट ऑफ एक्टिविटीज या सम टास्क परफॉर्म्ड ऑन द रिसोर्स, ये रिसोर्स कहलाता है। एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने क्या किया है, इसमें से $1000 निकाल लिए हैं, $1000 निकाल दिए हैं, तो ये दूसरा टास्क हो गया, तो ये ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। इन दो ट्रांजैक्शंस को अगर मैं साथ साथ चला सकूं तो ये कॉन्करेंसी बन जाएगा। कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। लेकिन इसमें अब एक गड़बड़ हो सकती है। अगर अब देखो, अगर मैं एक टाइम पे एक चलाता हूं तो पहले 2000 में प्लस 200 किया तो 2200 आ गया, फिर इसमें से माइनस 1000 किया तो बैलेंस कितना आया, 1200। कहता है लेकिन अगर आप साथ साथ अपडेट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कॉन्करेंसी में अगर होती है जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मतलब ये दो अटेम्प्ट टू अपडेट द सेम डाटा, ये दोनों सेम डाटा को ही अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लीड्स टू लूज ऑफ इंटरमीडिएट अपडेट्स मिस हो जाएंगे। तो अब इसमें यह हुआ कि इस ट्रांजैक्शन ने भी 2000 ले लेना है और इस ट्रांजैक्शन ने भी 2000 ले लेना है। तो इसने क्या किया, 2000 प्लस 200 2200 कर दिए, और इसने किया 2000 माइनस 1000 कर दिए। अब वो एक को फाइनल कर देगा और दूसरे को इग्नोर कर देगा, ये लॉस्ट अपडेट होता है, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम अराइजेस, वही चीज बताया गया है, इफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म दिस ऑपरेशन साइमल्टेनियसली द अपडेट्स मेड बाय वन ट्रांजैक्शन में बी ओवर रिटर्न। तो वही मैंने समझाया है। अब इसका एक एग्जांपल समझ के देखते हैं, यहां पे समझते हैं। तो रिसोर्स क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन अपने काम करने के लिए किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करती है। एक ट्रांजैक्शन को काम करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा क्या है? वो डेटा है रिसोर्स। तो एक ट्रांजैक्शन T1 है और एक ट्रांजैक्शन T2 है, जो पीछे वाली मैंने एग्जांपल दी थी। अकाउंट का बैलेंस था $2000। T1 ने अकाउंट रीड कर लिया, इधर यहां पे T2 लिखना था, सॉरी, T2 ने भी अकाउंट रीड कर लिया। T1 ने क्या किया, ए में 200 प्लस किया, ए का बैलेंस 2200 हो गया और T1 फिनिश कर गई अपनी टास्क। जब ये T1 फिनिश कर गई, इतने में ये भी रीड करके बैठा हुआ था, इसने ए की वैल्यू को अपडेट किया, 1000 पे माइनस की, ए की वैल्यू 1000 की, और T2 फिनिश हो गई। तो एक बार ये हो गई थी और इसके बाद ये हो गई। तो ये इसने क्या किया था, ए का वैल्यू 2200 किया था, इसने क्या कर दिया, ए का वैल्यू 1000 कर दिया। क्योंकि दो ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम चल रही थी, एक सेव कर गई लेकिन दूसरी बाद में सेव करती है, दूसरी वाली का चेंज फाइनल हो जाता है, तो ये वाला डाटा मिस हो गया आपका। तो यही समझाया मैंने, द अपडेट मेड बाय ट्रांजैक्शन T1 वाज लॉस्ट। ये अपडेट मिस हो गया है, क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन 2 ने इसको ओवरराइट कर दिया है। सिस्टम कॉन्करेंट अपडेट को पहचान नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एक अपडेट आपका मिस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ लग गया होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसका अभी छोटा सा पार्ट और। टू एड्रेस द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम डेटाबेस मैनेजमेंट, अब क्या किया जाए भाई, इसका सोल्यूशन तो बता दो। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इसके लिए आप कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करो।
लॉकिंग टेक्निक्स होती हैं, आइसोलेशन लेवल्स होते हैं, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करो, ठीक है ना, ताकि डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे। These mechanisms help prevent multiple transactions from concurrently updating the same data। अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तो ये concurrent अपडेट को रोक लेंगे, जिससे कि चांसेस ऑफ लॉस्ट अपडेट बहुत कम हो जाएंगे और इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस बनी रहेगी। इंटीग्रिटी मींस एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। तो ये क्वेश्चन अब खत्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डी पार्ट है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF। नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ना शुरू करो तो नॉर्मलाइजेशन को जरूर पढ़ना। नॉर्मलाइजेशन और डिपेंडेंसी कम से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने आपको 3NF और BCNF का डेफिनेशन समझाया है। उसने बस आपको एग्जाम्पल से समझाने को बोला था कि BCNF अच्छी है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एज कंपेयर टू 3NF, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बता दो। पर मैंने 3NF और BCNF का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। 3NF कब होता है? एक रिलेशन का, रिलेशन मतलब कोई टेबल है, उस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। इसको आप 3NF में कब मानोगे? जब नंबर 1 ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और नंबर 2 इसमें किसी भी तरीके की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है x मान लो y को फंक्शनली डिटरमाइंस कर देता है, y z को फंक्शनली डिटरमाइंस कर देता है, तो x to z नॉर रिक्वायर्ड नॉर मेंशन्ड, ये ट्रांजिटिव हो गया। x का y से, y का z से, 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। एक x जो है वो कैंडिडेट की है और बाकी जो है y और z वो नॉन की है, तो इसको 3NF कहा जाता है। BCNF जो है वो सिंपलर और स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन है 3NF का। BCNF सेकेंड NF से कोई रिलेशन नहीं रखता, 2NF में हो ना हो कोई लेना देना नहीं है। इसकी सीधी सी बात है कि मैं तभी BCNF में मानूंगा जब हर एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की हो। एक टर्म होती है डिटर्मिनेंट की और एक टर्म होती है डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। और रूल ये होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट। इसको भी एक बार समझा ही देता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहां पे। तो मान लो एक आपके पास टेबल है रोल नंबर का कॉलम, और एक टेबल है आपका कॉलम है मार्क्स का, 1 2 3 4, यहां पे मैं 3 लिख रहा हूं जानबूझकर। एक जगह 3 का रिकॉर्ड दिखा रहा है 50 और एक जगह 3 का रिकॉर्ड दिखा रहा है 60। अब ये फंक्शनली डिटरमिन नहीं करता है, यहाँ पे FD आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है ना। FD यहाँ पे मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर यही ऐसे होता कि दोनों 3 पे 50 हो जाते, बाकी जो मर्जी वैल्यूज हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शनल डिटरमिन ट्रू करता। या यहाँ पे हमारा ये जो 3 नंबर है ये चेंज होता, लास्ट 3 ना होता 5 होता, अब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब ये है एक रोल नंबर के लिए आपके पास एक ही मार्क्स होने चाहिए, एक से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रोल नंबर आपका डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है और मार्क्स आपके डिटर्मिनेंट के काम कर रहे हैं। ये चीज होती है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब 3NF और BCNF समझते हैं। तो ये एग्जांपल लिया है मैंने, एक सिचुएशन ले रहा है, कहता एक रिलेशन है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। सो आई हैव अ टेबल जिसके अंदर A B C और D 4 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। और A और B मिलके C पे डिटर्मिनेंट बना रहे हैं और C आगे D पे डिटर्मिनेंट बना रहा है। तो ये 3NF में है। क्यों? बिकॉज ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्राइम एट्रीब्यूट, सारे के सारे प्राइम हैं, कैंडिडेट की के पार्ट है, एंड यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन ये BCNF में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी, क्योंकि ये A, B सुपर की बन गया। BCNF में सुपर की नहीं होनी चाहिए। इन BCNF फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस X का सुपर की होना जरूरी है। इन आवर एग्जांपल AB इज अ सुपर की बट डिपेंडेंसी ABC वायलेट्स द BCNF कंडीशन। अब मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर दूंगा, ABC को अलग बना दूंगा, एक अलग रिलेशन में दे दूंगा, और CD को एक अलग रिलेशन में दे दूंगा। अब ये मेरा BCNF में आ गया है। तो ये 3NF में तो है लेकिन BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये BCNF को सेटिस्फाई करता है। R1 एंड R2 जो दोनों हैं वो BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड द ओरिजिनल रिलेशन हैज बीन, इसमें क्या है ओरिजिनल रिलेशन, ये जो रिलेशन था इसको डिकम्पोज कर दिया गया है 2 टेबल्स में, एक में ABC रख दिया गया है और एक में C और D रख दिया गया है। ओके, तो ये आपकी BCNF स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन का एग्जांपल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और इसका रिलेशनल अलजेब्रा में क्या रोल है? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो यार, जैसे
आप लोगों का एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है ना। इस डेटाबेस को चलाने के लिए ये एक डीबीएमएस के अंदर पड़ा हुआ है। डीबीएमएस क्या होगा, मान लो आपका होगा माई एसक्यूएल डीबीएमएस, और उसके अंदर आपका एक डाटाबेस पड़ा हुआ है, मान लो डीबी स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। अब आप इस पे रेगुलरली क्वेरीज भेज रहे हो, कभी आपने इंसर्ट क्वेरी भेजा, कभी आपने अपडेट क्वेरी भेजा, कभी आपने डिलीट क्वेरी भेजा। जब आप क्वेरीज भेज रहे हो तो क्वेरीज को चलने के लिए टाइम लगता है, क्वेरीज चलते हुए रिसोर्सेज को यूज करती है, मेमोरी को यूज करती है, टाइम लगता है। अब मेरा मकसद ये है कि क्वेरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दूं ताकि कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, कम से कम टाइम में मेरी क्वेरी का रिजल्ट आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आपका डीबीएमएस माई सीक्वल करके देगा। तो ये आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। अब मैं समझा रहा हूं कि है क्या भैया, क्रूशियल फेस है डीबीएमएस का, जो क्या करता है, बेस्ट प्लान बनाता है जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करे कम से कम समय में। गोल क्या है इसका, कम से कम कॉस्ट हो, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोसेसिंग टाइम कम हो, डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कम हो, सीपीयू का यूजेज कम हो, ये कम से कम हो किसी भी क्वेरी को चलाने का, ये मकसद होगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का। डीबीएमएस का ऑप्टिमाइजर है, कई पॉसिबल प्लान्स को देखता है, समझता है और उसकी में से बेस्ट चूज करता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता हो। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में से निकलती है, जिसमें क्वेरी को रीराइट भी किया जाता होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो इसको रीराइट करेगा डिफरेंट फॉर्म में। कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाएगा, प्लान सिलेक्शन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हाई लेवल डेक्लेरेटिव क्वेरी लिखी जाए, सीरीज ऑफ लो लेवल ऑपरेशंस हो, कम से कम ऑपरेशंस हो, तो ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है। अब रिलेशनल अलजेब्रा का क्या योगदान है। रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होता था, हमारे कई ऑपरेशंस थे, जैसे सिलेक्शन हो गई, ठीक है ना, एक सिलेक्शन थी, एक प्रोजेक्शन थी, ठीक है ना, कई और ऑपरेशंस थे। तो ये क्या करते हैं, कहता है रिलेशनल अलजेब्रा सबसे पहले आपकी क्वेरी को फॉर्मली रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनल अलजेब्रा की मदद से आपकी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाएगी। क्वेरी एक्सप्रेशन इक्वल आर ट्रांसलेटेड इनटू इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो जो तुमने क्वेरी इंग्लिश में लिखी है ना, एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, तो इसको वो सिलेक्शन या प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, रिलेशनल अलजेब्रा। इससे क्या होता है कि ये इंग्लिश की लिखी हुई टर्म एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर में अप्लाई वेरियस अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, सिलेक्शन प्रोजेक्शन कई ऑपरेशंस लगा के आपकी क्वेरी को छोटा करने की कोशिश करेगा। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, तो ऑप्टिमाइजर एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट, हर एक एक्सप्रेशन को, जैसे सिलेक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, प्रोजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, जॉइन को इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, सबका टाइम कैलकुलेट करेगा। क्वेरी रीराइट भी करता है, ठीक है ना, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, क्वेरी को रीराइट करता है। जॉइन स्ट्रेटजीज, अगर तुमने ज्वाइन किया हुआ है 2 टेबल्स को, 3 टेबल्स को, तो वो किस तरीके से मैनेज किया जाए, ठीक है ना, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करता है ज्वाइन बनाने के लिए। पुश डाउन, द ऑप्टिमाइजर में पुश प्रेडिकेट्स डाउन द क्वेरी प्लान टू बी अप्लाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। पुश डाउन का मतलब क्या है, एक आपने सिलेक्शन करनी थी मान लो, एक आपने प्रोजेक्शन करनी थी मान लो, एक आपने ज्वाइन करना था मान लो, ये इनको आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है ना। पुश डाउन, किसी क्वेरी को नीचे रखेगा, किसी क्वेरी को ऊपर रखेगा, किस सीक्वेंस में इनको चलाया जाए ताकि कम से कम टाइम लो, ये भी रिलेशनल अलजेब्रा की मदद से क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसमें थ्योरी ही लिखनी थी। आगे बात आ गई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंस्ट्रेंट्स आएंगे फाइनल पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 10 नंबर का। इंटीग्रिटी का जहां आपको मतलब आ जाए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। इंटीग्रिटी का सीधा मतलब है एक्यूरेसी। अगर मैं रोल नंबर रखने जा रहा हूं तो रोल नंबर खाली ना हो, रोल नंबर रिपीट ना हो, ठीक है ना, रोल नंबर नल ना हो, ठीक है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसका रोल नंबर ना हो। तो इस तरीके की कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं या कंडीशंस हैं जो आपके डेटाबेस में एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। इन्हीं की मदद से आपकी क्वेरी में कोई गलत रिकॉर्ड ना जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता होता है। बिजनेस रूल अप्लाई हो, बिजनेस रूल मतलब कि जैसे किसी भी मैं एम्प्लॉय को रख रहा हूं, ठीक है ना, तो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा या तो अदर होगा, इससे बाहर कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। तो बिजनेस रूल्स को अप्लाई किया जा सकता है।
कि मैं किसी एम्प्लॉय को रखूंगा तो उसको सैलरी में 5,000 मिनिमम दूंगा और 30,000 मैक्सिमम दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ये बिजनेस रूल हो गया। ठीक है ना। 10 डे का उसको वर्किंग पीरियड पे रखूंगा, 10 डे की सैलरी मैं होल्ड पे रखूंगा, तो वो भी बिजनेस रूल है। तो इस तरीके के रूल को अप्लाई करने में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपके काफी यूजफुल होते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट 3 कैटेगरीज में है, डोमेन, एंटिटी और रेफरेंशियल। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? डोमेन कंस्ट्रेंट यही जो मेल फीमेल की मैंने बताई है, कि अगर मैं जेंडर डाल रहा हूं तो जेंडर की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है जो सही है, वो मेल फीमेल और अदर ही हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो इलीगल होगी। ये डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सीधा और सीधा प्राइमरी की को रिलेट करता है। प्राइमरी की को ध्यान रखता है कि भाई प्राइमरी की खाली ना हो, इस चीज का ध्यान रखता है। ठीक है ना। रूल ये है कि प्राइमरी की को खाली नहीं रखना है। जैसे कि अगर आपका ये टेबल है, इस टेबल में अगर एक स्टूडेंट ब्रूस ली है, उसकी स्टूडेंट आईडी नहीं डाली है, तो ये गलत है, ये चीज नहीं होने देगा। ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाता है। और फिर आता है रेफरेंशियल। रेफरेंशियल का नाम बताता है, ये फॉरेन की को रेफर करता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि अब ये दो टेबल्स हैं, ये जो कस्टमर आईडी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की बनी हुई है। अब यहाँ पे फॉरेन की में एक कस्टमर आ गया है C88, ये कैसे आ सकता है? यहाँ पे तो C88 की कोई एंट्री ही नहीं है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेक श्योर करता है कि इस तरीके की गड़बड़ ना हो। किसने ऑर्डर किया है भाई, 4 नंबर कौन है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को कैंसिल करता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है? एनी कस्टमर दैट अपीयर्स इन दिस कॉलम मस्ट अपीयर इन दिस कॉलम फर्स्ट, इन दिस टेबल फर्स्ट। जिसकी एंट्री इस टेबल में है वही एंट्री यहां पे रखी जा सकती है, यहां पे रखी जा सकती है, और कोई एंट्री नहीं आ सकती। यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपका कहता है। तो इसी के साथ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। ईआर डायग्राम का क्वेश्चन था कि भाई स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है। कई बार क्या करते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल के कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बनते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया और एड्रेस हो गया। तो इसमें रोल नंबर कॉलम ऐसा है जो प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है ना। लेकिन कई बार टेबल ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी की नहीं बन सकते हैं। लाइक कस्टमर आईडी ने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है इस डेट को। अब कस्टमर आईडी भी रिपीट हो सकती है, प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हो सकती है, ठीक है ना, और डेट भी रिपीट हो सकती है। तो इस टेबल में आई कैन नॉट डिसाइड विच इज अ प्राइमरी की। तो ऐसे सिचुएशन में ये वीक एंटिटी सेट कहलाता है। ईआर डायग्राम में प्राइमरी की को, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को इस स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वीक एंटिटी को डबल स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता होता है। तो इसमें प्राइमरी की होती है, इसमें प्राइमरी की नहीं होती। ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी। ये रोल नंबर पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक से ज़्यादा की एग्जिस्टेंस हो सकती है। प्रोडक्ट आईडी के साथ कस्टमर आईडी और डेट चाहिए, या डेट के साथ कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है ना। इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इट टिपिकली हैज़ एट्रीब्यूट्स दैट आर पार्शली और होली डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मेनली ये कहाँ से आए हैं? जैसे कि कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये कस्टमर टेबल से या प्रोडक्ट टेबल से आए हैं, तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो और फिर उसने बोला था कि एग्जाम्पल दो इसका। ठीक है ना। और की का क्या रोल है इसमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? तो रोल ऑफ कीज इन एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी की ये आइडेंटिफिकेशन की है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। कीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशेस इंस्टेंसेस ऑफ द एंटिटीज। एंटिटीज के ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी की आपको चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज यूनिक आइडेंटिफायर, जो कॉपी बना के देगा। वीक एंटिटी की अपनी प्राइमरी की तो नहीं होती, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट होती है। दिस रिलेटेड की इज रेफर टू एज पार्शियल की और टोटल की। जैसे कि ये एम्प्लॉय नंबर और ये एम्प्लॉय नंबर, अब ये आपका पार्शियल की हो गया और ये आपकी प्राइमरी की हो गई। ठीक है ना। दिस रिलेटेड की इज रेफर टू एज अ पार्शियल की और टोटल की, एंड इट अलॉन्ग विद द डिस्क्रिमिनेटर ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूनिक विद इन द वीक एंटिटी। अब जैसे डिपेंडेंट नेम रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, और आइडेंटिफाइज इंस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी के इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता होता है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, जैसे यार एक एम्प्लॉई है, मेरे पास एक बंदा काम करता है, XYZ नाम का बंदा है। ठीक है ना। तो उसको एम्प्लॉय नंबर मान लो 101 दिया हुआ है। इस XYZ के पांच फैमिली मेंबर्स हैं जो इस पे डिपेंडेंट हैं।
ठीक है ना, एक इसकी वाइफ हो गई और 4 इसके मान लो बच्चे हो गए, ठीक है ना, तो ये डिपेंडेंट बन गए। डिपेंडेंट इस पे एम्प्लॉई पे डिपेंडेंट ये हो गया, तो डिपेंडेंट आपकी वीक एंटिटी हो गई, एम्प्लॉई आपकी प्राइमरी की हो गई, ये आपकी ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये आपकी प्राइमरी की है, ये आपकी वीक एंटिटी है, ये आपकी वीक एंटिटी का ये लिंक है प्राइमरी की के साथ, पार्शियल की बनी हुई है, और ये डिपेंडेंट नेम है जो यूनिकनेस थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। तो वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस और इसका ये एग्जांपल था आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था डीबीए क्या है, डीबीए क्या करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? वो बंदा जो किसी कंपनी के डेटाबेस में क्या होना चाहिए वो डिसाइड करके देगा, वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। टेबल क्या होंगे, टेबल के नेम क्या होंगे, कॉलम क्या होंगे, कॉलम के नेम क्या होंगे, कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी, कॉलम का साइज क्या होगा, प्राइमरी की फॉरेन की क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, डीबीए वो बंदा है जो ये सब बनाने में डिसाइड करता है। तीनों लेवल ऑफ डेटाबेस को भी ये मैनेज करता है, जैसे एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल, तीनों लेवल्स को मैनेज यही करेगा। ग्लोबल व्यू बना के देगा, कंसेप्चुअल व्यू बना के देगा। ये डीबीए का मैंने थ्योरी बताया है, जो डेफिनेशन लिख सकते थे पेपर में आप, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और ये आ गया आपके रोल ऑफ डीबीए। पहला काम क्या है, डेटाबेस में क्या रखा जाएगा वो चीज डीबीए डिसाइड करेगा। जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखना है मैंने, मेरे को टाइटल की जरूरत नहीं है, मिस्टर है, मिसिज है, ठीक है ना, या मिस है, मैं ये चीज नहीं रखना चाहता, तो ये डिसाइड करेगा। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एसेस स्ट्रेटजीज, रैम में कितनी मेमोरी लेंगे, किसको कितनी मेमोरी अलॉट करनी है, कौन सा यूजर डेटाबेस में क्या कर सकता है, रीड कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर और एसेस स्ट्रेटजीज यही डिसाइड करके देगा। सपोर्ट टू यूजर, जब मैंने डेटाबेस बनाया तो डेटाबेस यूज करने वाले को समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे यूज हो रहा है, मेरा डाटा कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं आ रहा, तो डीबीए जाके समझाएगा कि भाई यहाँ यहाँ डाटा जा रहा है, यहाँ यहाँ चेक होगा। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक, डेटाबेस की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, डेटाबेस के डाटा एक्यूरेट हो उसका ध्यान रखना, इसी का काम है। बैकअप एंड रिकवरी, इन केस डेटाबेस क्रैश कर जाता है तो भाई बैकअप कौन कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, ये भी इसी का काम है। अगर डेटाबेस आपका स्लो हो गया है किसी वजह से, ठीक है ना, या डेटाबेस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, और कोई चेंज हो, अगर डेटाबेस जो बना हुआ है पुराना उसमें कुछ चेंज करने को बोल दिया जाए तो वो चेंज भी यही करके देगा। तो ये 6 मेन टास्क होते हैं आपके डीबीए के, जो डीबीए करता होता है। तो रोल ऑफ डीबीए में आप ये लिख सकते थे। इसी के साथ फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 1 इज कंप्लीट, 1A to H। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2A, सीरियल स्केड्यूल और सीरियलाइजेबल स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल का मतलब क्या है। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में आपको एक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था कि एक ट्रांजैक्शन है T1 और एक ट्रांजैक्शन है T2। मान लो कुछ और ले लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन है T3 और एक ट्रांजैक्शन है T4। ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं आपकी करने वाली, इनका स्केड्यूल क्या होगा, पहले कौन चलेगी, फिर दूसरी कौन चलेगी, फिर तीसरी कौन चलेगी, फिर चौथी कौन चलेगी, कब कब चलेंगी, कैसे कैसे चलेंगी, यही स्केड्यूल बताता है। तो स्केड्यूल होता क्या है, स्केड्यूल का मतलब होता है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस किस सीक्वेंस में चलेंगी। स्केड्यूल मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, पहले कौन सी बाद में कौन सी, ऑर्डर बना के रखना। अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शन के जैसे एक ने प्लस करना है एक ने माइनस करना है तो उस सीक्वेंस को मैनेज करना। इसमें कई सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, 1 2 3 4, 4 सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन क्या होता है हमें पता है। अब कहता है सीरियल स्केड्यूल क्या है और सीरियलाइजेबल स्केड्यूल क्या है, अब ये बताओ। मेनली तो उसने डिफरेंस ही पूछा था पर मैंने स्केड्यूल का डेफिनेशन दे दिया है। स्केड्यूल है क्या, इन विच ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, विदाउट एनी इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन, साथ साथ कोई नहीं चलेंगी, तो ये सीरियल स्केड्यूल है। पहले T1 चला हो गया, फिर T2 चला हो गया, फिर T3 चला, ये सीरियल है। सीरियलाइजेबल इज इक्विवेलेंट टू सम सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इवन दो द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में भी डिफरेंट, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। T1 चल रही है, उसके साथ साथ T2 में चला सकता हूं या नहीं, ये चीज बताएगा। एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी तभी दूसरे की टर्न आएगी सीरियल में,
इसमें ऐसा नहीं होता, इट इंश्योर्स दैट द फाइनल स्टेट इज सेम। ये बस ये ध्यान रखता है कि वह T1 T2 T3 T4 अगर मैंने साइमल्टेनियसली चला दी तो कोई कंसिस्टेंसी का इश्यू तो नहीं आ गया, जो रिजल्ट आना था वही आया है ना, फाइनल स्टेट मेरा सही है ना, वो चीज। इसमें कॉन्करेंसी नहीं होती, T1 जब चल रही है तो T2 नहीं चलेगी, जब T1 खत्म हो जाएगी तब T2 चलेगी। इसमें कॉन्करेंसी हो सकती है, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं इसके डिफरेंस को। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट होती हैं तो वो लीनियर और सिक्वेंशियल ऑर्डर में करती हैं, वन आफ्टर अनदर, T1 फिर T2। इसमें डिफरेंट ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन रिजल्ट सेम होगा। पहले T3 चला दिया मैंने, फिर T1 चलाया, फिर T2 चलाया, फिर T4 चलाया, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। इसकी परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं है क्योंकि कॉन्करेंसी नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है क्योंकि कॉन्करेंसी अवेलेबल है। हर एक ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड है, T1 इंडिविजुअल है, अलग चल रही है, T2 अलग चल रही है, आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये आइसोलेशन तो प्रोवाइड करता है लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना सीरियल शेड्यूल है। T1 T2 के साथ चले या T1 अकेले चले, आंसर सेम आएगा, ये इस चीज का ध्यान रखती है। इसमें कैसे काम चलेगा, पहले T1 फिर T2 फिर T3। इसमें T1 T2 T3 साइमल्टेनियसली चलेंगे लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पहले T3 चले पहले T2 चले, ये बात की बात है। तो ये आपका सेकंड का ए पार्ट था जो 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब आ गए आपके इंडेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टरिंग इंडेक्स को कंपेयर करो, कौन सा डेंस है कौन सा नहीं है, और इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये बताओ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। जब आप टेबल बनाते हो तो उस टेबल में जब आप एक प्राइमरी की बनाते हो ना, जब आप टेबल बनाते हो, टेबल की जब आप प्राइमरी की डिसाइड करते हो ना तो उसी के साथ एक प्राइमरी इंडेक्स बन जाता है, ठीक है ना। आपने प्राइमरी की बनाया है, प्राइमरी इंडेक्स बन जाता है। एन इंडेक्स दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय डीबीएमएस जब आप प्राइमरी की बनाते हो। एक मैं ये भी बता देता हूं कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे आपकी एक बुक है, उस बुक में 600 पेज पड़े हुए हैं और पता नहीं कितने टॉपिक्स हैं। अब इन 600 पेज में आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत होगी, लेकिन बुक के आगे बुक का एक इंडेक्स बना होता है जिसमें चैप्टर नेम पहले, जैसे चैप्टर 1 है, उस चैप्टर के टॉपिक्स डिटेल लिखे हुए हैं, उसका पेज नंबर लिखा हुआ है। इंडेक्स में से चीजें ढूंढना आपको आसान हो जाता है। जैसे किसी बुक का इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स से टॉपिक को ढूंढना आसान हो जाता है। सेम कंसेप्ट आपके डेटाबेस में होता है। जब आप डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस में भी हर एक टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। ये इंडेक्सेस टेबल में से डेटा ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। जब आपका टेबल का डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपकी हेल्प करेंगे। ये इंडेक्स होते हैं। तो प्राइमरी इंडेक्स कब बनता है, जब तुम प्राइमरी टेबल बनाते हो, ठीक है ना। सेकेंडरी इंडेक्स क्या बनता है, कहता ये प्राइमरी की के बनेगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर पे बनेगा। ये इंडेक्स जो है ये नॉन प्राइमरी की के बनेगा, मान लो ईमेल पे बन रहा है, ठीक है ना, ताकि परफॉर्मेंस क्वेरी की अच्छी रहे। ये फिजिकल ऑर्डर पे बनता है, डेटा रोज ऑफ टेबल पे बनता है। ये यूनिकनेस पे फोकस करता है, यूनिक वैल्यूज सिंस इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी की। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। ईमेल आईडी आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। डोमेन नेम सेम है, जैसे जीमेल चेंज हो गया, जीमेल से याहू हो गया, लेकिन नेम रिपीट हो रहा है। यूनिक वैल्यूज एज इट इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी की और यूनिक कॉलम, ठीक है ना। इनकी भी यूनिक वैल्यूज होती हैं। सेकेंडरी इंडेक्स रिपीट हो सकता है, प्राइमरी और क्लस्टरिंग इंडेक्स रिपीट नहीं होते। ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये डीबीए बनाता है या डीबीएमएस बना के देता है, ये भी डीबीए को खुद बनाना पड़ता है क्लस्टरिंग इंडेक्स, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस ये था। कंटिन्यू करते हैं। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी इंडेक्स बन सकता है, जैसे प्राइमरी की एक ही बन सकती है। ये एक से ज़्यादा बन सकते हैं सेकेंडरी इंडेक्स। क्लस्टरिंग इंडेक्स सिर्फ एक ही बनेगा। स्टोरेज ओवरहेड, इसका स्टोरेज ओवरहेड लोअर होता है, मे हैव लोअर स्टोरेज ओवरहेड कंपेयर टू सेकेंडरी इंडेक्स। इसका स्टोरेज का टेंशन थोड़ा कम है। मे हैव हायर स्टोरेज ओवरहेड, ओवरहेड स्टोरेज का इसका दिक्कत बढ़ती है, तंग करते होते हैं, ठीक है ना। इसका भी लो स्टोरेज ओवरहेड होता है। तो सेकेंडरी इंडेक्स भी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा तंग करता है। क्लस्टर और प्राइमरी तंग नहीं करता। परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंसर्ट्स, इंसर्ट परफॉर्मेंस में बी अफेक्टेड ड्यू टू मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की को ध्यान में रखते हुए इंसर्ट चलेगा, इसलिए थोड़ा इंसर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी इंसर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है अगर सेकेंडरी इंडेक्स बार बार अपडेट हो रहा है तो। यहाँ पे मे भी इंपैक्टेड, ये दोनों तीनों इंपैक्ट करेंगे आपके इंसर्ट पे।
डेंस और स्पार्स, डेंस इंडेक्स एडिस कवर्स ऑल रोज इन द टेबल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंडेक्स बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप प्राइमरी इंडेक्स बनाओगे, डेंस हो जाएगा, ठीक है ना, 100 पेजों का इंडेक्स बन गया, ऐसे कुछ इस तरीके का। ये कम बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, और ये भी डेंस होता है। क्लस्टरिंग एंड प्राइमरी इंडेक्स डेंस होते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि रोज पे बन रहे होते हैं, जबकि सेकेंडरी इंडेक्स स्पार्स इंडेक्स होता है। तो ये आपके डिफरेंस थे। फिर मैंने जो उसने टर्म पूछी थी उसी को एक्सप्लेन किया है कि भाई कौन सा डेंस है कौन सा प्राइमरी है। कहता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी प्राइमरी एंड क्लस्टरिंग इंडेक्स जो है वो डेंस होते हैं क्योंकि वो सारी रोज पे लगेंगे। 10 रोज हैं, 10 रोज पे आपके इंडेक्स प्राइमरी क्लस्टरिंग चलेंगे। सेकेंडरी इंडेक्स अगर 10 रोज हैं तो 3 पे ही चल रहे हैं, कुछ इस तरीके के। तो स्पार्स इंडेक्स हमेशा, सेकेंडरी इंडेक्स जो होता है वो स्पार्स होता है क्योंकि ये कुछ रोज पे ही चलता है, सब पे नहीं चलेगा। कहता है क्लस्टरिंग बनता कैसे है, भाई मुझे तो बस एक सिंटेक्स ही आता था, इसका क्वेरी आती थी, मैंने बस क्वेरी ही समझाई है। स्टेप्स स्टूप्स अगर आपकी बुक में दिए हुए हैं तो पढ़ लेना, मैंने तो यही लिखा है इसके अंदर। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लस्टरिंग इंडेक्स इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, डेटा ऑन डिस्क टू मैच द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स की, इंडेक्स की के हिसाब से आपके स्टोरेज को मैनेज किया जाता होता है। इन ए क्लस्टर्ड इंडेक्स द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स इज सेम एज द फिजिकल, अगर आप क्लस्टर इंडेक्सिंग कर रहे हो तो वो सेम ऑर्डर में ही चलती होती है। क्लस्टर इंडेक्स के बारे में पूछ रहा था, ठीक है ना, ये सीक्वल स्टेटमेंट पे चलता है, ठीक है ना, मतलब इंसर्ट क्वेरी के लिए लग रहा है या अपडेट क्वेरी के लिए लग रहा है, ये क्लस्टरिंग इंडेक्स लगता होता है। ये सिंटेक्स है, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, कीवर्ड लिखना है, फिर इंडेक्स का नाम, फिर ऑन किस टेबल पे किस कॉलम पे, जैसे ऑन स्टूडेंट किस पे बन रहा है, स्टूडेंट की फोन नंबर पे बन रहा है, ठीक है ना, इंडेक्स का नेम क्या है, चेक फोन, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो भाई मुझे तो यार ये एग्जांपल यही पता थी, मैंने यही एक्सप्लेन करी है। अगर स्टेप्स टूप्स आपको बुक में मिल जाए तो कर लेना, मुझे तो मिले नहीं तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। तो ये आपका था इंडेक्सेस वाला क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का था। फिर आगे लॉग बेस्ड रिकवरी, रिकवरी क्या होती है। लॉग बेस्ड रिकवरी क्या है, मान लो आपने टास्क करने कुछ शुरू किए, आपने टास्क 1 करी, फिर टास्क 2 करी, फिर टास्क 3 करी, फिर मान लो डाटाबेस क्रैश कर गया आपका। जब क्रैश कर गया तो अब आपका डेटाबेस रीस्टोर होगा। रीस्टोर अब किस स्टेज पे जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में, मिडल में, कहां पे जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिकवरी। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स समटाइम्स डेटाबेस में क्रैश, तो कहां तक के ट्रांजेक्शन्स को सेव करना है, कहां तक के ट्रांजेक्शन को सेव नहीं करना है, इसको रिकवरी कहते हैं। कहता है इसके लिए अब हम एक लॉग टेबल बनाते हैं। जैसे आप कई जगहों पे देखा होगा आपने, जब आप एंट्री करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आप रजिस्टर पे एंट्री कर दीजिए अपनी, ठीक है ना। किसी मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका नाम लिखवा रहा है, तो कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। ज़्यादातर जिम में होता है, जैसे आप किसी जिम में जाते हो तो वो कहता है कि आप कितने बजे आए हो, 7 बजे आए हो, और मान लो 8:30 बजे चले गए, तो ये आपका एक लॉग बन जाता होता है। वही चीज़ आपका डेटाबेस भी करेगा। तो लॉग बेस डिस्कवरी में क्या होता है, ये डाटाबेस सिस्टम्स में इंप्लीमेंट की जाती है ताकि कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी आपके ट्रांजैक्शंस की बनी रहे। इसमें क्या होता है, एक लॉग बनता है जिसको आप ट्रांजैक्शन लॉग भी बोलते हो या रीडू लॉग भी बोलते हो, जो सारी चेंजेस को रिकॉर्ड करता रहता होता है। और ध्यान रखना ये सिलेक्ट क्वेरी पे नहीं चलता, जो क्वेरी आपकी डेटाबेस में चेंजेस करेगी उसी के लिए रिकवरी की जरूरत होती है। अगर आपका फेलियर होता है तो सिस्टम इसी लॉग की मदद से डाटाबेस को रिकवर करता है। उसने एग्जांपल बोली थी तो अब एग्जांपल पे फोकस करते हैं। मान लो एक टेबल बना पड़ा है जिसके अंदर 4 कॉलम्स है, आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। मैंने एक ट्रांजैक्शन शुरू की जो क्या करती है, बस इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती है। तो ट्रांजैक्शन शुरू हुई, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय क्वेरी चली, 1 जॉन डो 5000, तो 1 जॉन डो और 50,000, ये आपकी सैलरी चली गई। पीछे लॉग बनेगा, लॉग इस इंसर्शन को रिकॉर्ड कर लेगा। फिर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन T2 चलती है जो क्या करती है, इसकी सैलरी बढ़ा देती है। वो कहता है यार इसकी सैलरी 50,000 से हटा के 60,000 कर दो। तो ये आपकी अपडेट क्वेरी हुई। तो लॉग जब बनता गया ना, पहले T1 ट्रांजैक्शन का लॉग बना जिसने इंसर्ट किया, फिर T2 ट्रांजैक्शन का लॉग बना जिसने अपडेट किया। इसी इंसर्ट पे अपडेट कर रहा है, एक ये भी चीज ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। अब मैंने तीसरी ट्रांजैक्शन करी, मैंने कहा यार इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो जो आपका अभी टेबल बना हुआ था, जो आपका अभी टेबल बना हुआ था जिसके अंदर आपकी एंट्री पड़ी हुई थी, लाइक
रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर नहीं था, क्या था, आईडी था, ईएमपी आईडी, नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी, और ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ था 1 जॉन डो 60,000। मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में मान लो आपका लॉग बन गया है T1 इंसर्ट का, T2 अपडेट का और T3 डिलीट का। अब इस पे मान लो सिस्टम फेलियर क्रैश करता है, ठीक है ना, कुछ चेंजेस हो जाती हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुई, तो ये तो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है ना। अब रिकवरी शुरू होगी, सिस्टम क्या करेगा, अब लॉग को पढ़ना शुरू करेगा, कहता है यार ये डिलीट हुआ है, लेकिन डिलीट होने से पहले ये अपडेट हुआ था, और अपडेट होने से पहले इंसर्ट हुआ था, इससे पहले स्टेबल स्टेट में था मेरा डाटाबेस, जब एकदम एम्प्टी था, तो आपका क्या करेगा, एम्प्टी स्टेट पे ले आएगा, सारे लॉग चेंजेस को बैकवर्ड मैनर में अंडू करेगा, रीडू करेगा, अप्लाई द लॉग रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, पहले T3 डिलीट को अंडू करेगा, फिर T2 को अंडू करेगा, अपडेट को, फिर T1 को अंडू करेगा, इंसर्ट को, फाइनल स्टेट क्या होगा आपका, एकदम एम्प्टी टेबल आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। द लॉग इंश्योर्स दैट इवन इन द इवेंट ऑफ फेलियर द डाटाबेस कैन बी रिस्टोर्ड टू अ पॉइंट विद द ट्रांजैक्शंस आर करेक्टली अप्लाइड। कहता उस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में इन ट्रांजैक्शन को आप दोबारा रन कर सकते हो। दिस टेक्निक इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो इसी के साथ आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। 1 और 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगले वीडियो में मैं 3, 4, 5 क्वेश्चंस का आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।